जरा सोचो, इतिहास के पन्नों में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जो सुन के लगता है जैसे ये दुनिया एक बड़ी हॉरर कहानी हो। चाइना का एक ऐसा शहर जहां कुछ ही दिनों में 3 लाख लोगों का कत्ल कर दिया जाता है। कभी आसमान से एक ऐसा ब्लास्ट जो हिरोशिमा से 1000 गुना ज्यादा था, लेकिन उसका कोई निशान ही नहीं मिला। कभी एक शहर जहां लोग बिना वजह मौत तक नाचते चले गए। कभी एक शहर के रास्ते बियर के समुद्र में डूब गए। ये घटनाएं सिर्फ हिस्ट्री की कहानियां नहीं, ये वो जख्म हैं जिन्होंने इंसानियत को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां हम खोलेंगे इतिहास के 6 सबसे खतरनाक और रहस्यमय घटनाओं का सच, क्योंकि आगे जो सुनोगे वो आपके जहन से कभी नहीं निकलेगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, द नानकिंग मैसेकर। दिसंबर 1937 सेकेंड साइनो जापानीज वॉर अपने पीक पर थी। जापान ने चाइना पर अटैक कर रखा था और उनका टारगेट था नानकिंग, जो उस वक्त चाइना की कैपिटल थी। जापान की आर्मी के लिए नानकिंग पर कब्जा करना एक मिलिट्री मिशन था। जापानी आर्मी ने जब नानकिंग पर कब्जा किया तो लोगों को लगा शायद ये एक नॉर्मल वॉर कैप्चर होगा, लेकिन जो हुआ वो इंसानियत के नाम पर एक लाल दाग बन गया। जापान की फौज हेवीली आर्म्ड थी, ट्रेनर्ड थी और चीनी सोल्जर्स कमजोर और अनप्रिपेयर्ड थे। सिर्फ कुछ ही दिनों की फाइट के बाद नानकिंग शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया, लेकिन असली तबाही अब शुरू हुई। जापानी आर्मी ने प्रिजनर्स ऑफ वॉर को पकड़ा और उन्हें ब्रूटल तरीकों से मारना शुरू किया। कई लोगों को लाइन में खड़ा करके मशीन गन से उड़ा दिया गया, कई लोगों को बेयोनेट से प्रैक्टिस के लिए काटा गया और कई लोगों को जिंदा गाड़ दिया गया। लेकिन सबसे बुरा जो हुआ वो था सिविलियन मैसेकर। नानकिंग शहर की सड़कों पर 1 लाख से ज्यादा आम लोग मार दिए गए। महिलाएं सेफ नहीं थी। एस्टिमेट्स के मुताबिक 20,000 से 80,000 तक रेप्स हुए और ये सब सिर्फ 1-2 दिन नहीं बल्कि 6 हफ्ते तक चलता रहा। सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर लाखों लोगों का खून बहा दिया गया। मासूम औरतों को सरेआम टॉर्चर और असॉल्ट किया गया। बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। घर, मंदिर, स्कूल, हर जगह लाल रंग का एक ही समुंदर था। आई विटनेसेस के हिसाब से रात को शहर से बस चीखों की गूंज सुनाई देती थी। जापानी सोल्जर्स के लिए इंसान सिर्फ खेतों के स्केयरक्रो बन गए थे, जिन्हें वो अपने तलवार और बेयोनेट से प्रैक्टिस करते। एक जर्मन बिजनेसमैन जॉन राबे ने लिखा था, मैं यूरोप के सबसे बुरे सीन्स देख चुका हूं, लेकिन नानकिंग का कत्ले आम इंसानियत की रूह को हिला देता है। इस मैसेकर में करीब 3 लाख लोगों की जान गई और आज तक इसका सच दुनिया के लिए एक डिबेट बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एग्जैजरेशन है और कुछ कहते हैं कि असल गिनती और भी ज्यादा थी। सोचो, एक शहर जहां दिन धूप से नहीं बल्कि लाल खून के समुंदर से रोशन होता हो। द नानकिंग मैसेकर एक ऐसी घटना जिसे हिस्ट्री ने लिखा तो है, लेकिन उसके असली जख्म आज भी इंसानियत महसूस करती है। नंबर 2, दी ड्यातलोव पास इंसिडेंट। 1959 का दौर था। रूस के यूराल माउंटेन्स के बीच एक छोटा सा रीजन है जिसे आज हम ड्यातलोव पास कहते हैं। यहाँ एक 9 लोगों का ग्रुप एडवेंचर के लिए निकला था, जो एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स थे, जिनके लीडर थे इगोर ड्यातलोव। उनका प्लान था एक विंटर ट्रैक करना, एक ऐसा सफर जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी एडवेंचर बनने वाली थी। सब लोग स्ट्रांग थे, स्किल्ड थे और उन्होंने केयरफुली प्लान किया था। डायरी एंट्रीज और फोटोज बताती हैं कि सफर के शुरू के दिन नॉर्मल थे। लोग हंसी मजाक कर रहे थे, खाना पका रहे थे, गाने गा रहे थे। लेकिन 1 फरवरी की रात सब कुछ बदल गया। जब उनके टेंट्स मिले तो सीन कुछ ऐसा था जो समझना मुश्किल है। टेंट अंदर से नीटली लगा हुआ था, लेकिन अंदर से ही फटा हुआ था, जैसे किसी ने पैनिक में नाइफ से काटा हो और भाग गया हो। और सबसे अजीब बात, हाइकर्स ने अपने विंटर जैकेट्स, बूट्स, ग्लव्स सब टेंट के अंदर छोड़ दिए। बाहर टेम्परेचर था -30 डिग्री सेल्सियस, मतलब बिना कपड़ों के निकलना खुद अपनी मौत बुलाने जैसा था। उनकी बॉडीज अलग अलग जगह मिली। कुछ सिर्फ अंडरवियर में थे, कुछ ने अपने दोस्तों के कपड़े पहने हुए थे, जैसे उन्होंने डेड बॉडीज से कपड़े उतार कर बचने की कोशिश की हो। ऑटोप्सी रिपोर्ट्स ने और रहस्य बढ़ा दिया। 2 हाइकर्स के चेहरे पर इतनी हैवी इंजरी थी जैसे उन्हें कोई बहुत पावरफुल एक्सटर्नल फोर्स ने मारा हो। बोन्स टूट गए थे, रिब्स क्रश हो गई थी।
एक की आंखें मिसिंग थी, एक और की जुबान ही काट कर निकाल दी गई थी। लेकिन चोट के बावजूद उनकी स्किन पर कोई एक्सटर्नल कट मार्क्स नहीं थे, मतलब जैसे बॉडी के अंदर से कुछ फट गया हो। कुछ लोग कहते हैं ये एवलॉन्च था, लेकिन सवाल ये है, अगर एवलॉन्च आई होती तो टेंट और जगह कंप्लीटली बरी हो जाती, लेकिन टेंट ऑलमोस्ट इंटैक्ट था। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि शायद सोवियत आर्मी का सीक्रेट वेपन टेस्ट हुआ था और हाइकर्स उसके शिकार बने। कुछ लोग यूएफओज और एलियंस की थ्योरी भी देते हैं, क्योंकि आई विटनेस ने उस रात आसमान में ऑन रेंज ग्लोइंग स्फीयर्स देखे थे। और एक और क्रीपी थ्योरी कहती है कि शायद इंफ्रासाउंड, कम फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स ने उन्हें पैनिक कर दिया, जिससे उनका ब्रेन हेल्यूसिनेट करने लगा और उन्होंने टेंट से भागना ही सर्वाइवल समझा। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने बोला अ कंपेलिंग नेचुरल फोर्स की वजह से हाइकर्स मरे, लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि वो नेचुरल फोर्स क्या थी। और इसलिए ड्यातलोव पास एक ऐसा मिस्ट्री बन गया जहां 9 यंग हाइकर्स एक ही रात में अपनी जिंदगी हार गए, और दुनिया हमेशा के लिए सोचती रह गई कि उस रात यूराल के बर्फीली पहाड़ियों में आखिर हुआ क्या था। द ड्यातलोव पास इंसिडेंट, एक ऐसा राज जो 60 साल बाद भी खुला नहीं। नंबर 3, द डांसिंग प्लेग। 1518 स्ट्रासबर्ग, यूरोप में समर सीजन चल रहा था। गर्मी का एक आम दिन था। शहर के लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे। बाजार में भीड़ थी, बच्चे खेल रहे थे और हवेलियों में लोग काम कर रहे थे। तभी एक औरत, फ्राउ ट्रोफिया, घर से निकलती है और अचानक सड़क के बीच खड़ी होकर नाचने लगती है। ना तो कोई संगीत, ना कोई सेलिब्रेशन, सिर्फ उसके पैरों की थप थप की आवाज और उसका अजीब सा ट्रांस। लोगों ने पहले सोचा शायद मजाक है, लेकिन घंटे बीत गए और वो रुकी ही नहीं। रात तक उसके पैर से खून निकलने लगा, लेकिन फिर भी उसका नाच बंद नहीं हुआ। अगले दिन तक और 30 लोग उसके साथ जुड़ गए। फिर एक हफ्ते में 100 से ज्यादा लोग उनके साथ जुड़ गए और कुछ ही हफ्तों में 400 लोग शहर की सड़कों पर बिना वजह, बिना रुके बस नाचते जा रहे थे। डॉक्टर्स ने कहा ये कोई डिजीज है जो बॉडीज को कंट्रोल कर रही है। उन्होंने नाचने वालों को रोकने के बजाय उनके लिए हॉल्स और स्टेजेस बनाए ताकि उनके पैर हिलते रहें और शायद उनका इलाज हो जाए। लेकिन ये और भी खतरनाक साबित हुआ। लोग दिन रात नाचते, बिना खाए, बिना पिए। कुछ लोग कोलैप्स होकर मर गए, कुछ के दिल और दिमाग थक गए और उनकी हड्डियां टूट गईं। हिस्ट्री में लिखा है कि कई ने लिटरली डांस करते करते अपनी जान दे दी। अब सवाल है, ये हुआ क्यों? कुछ थ्योरीज कहती है उस वक्त यूरोप में फैमिन, अकाल और डिजीजेस चल रही थी। लोग साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में थे। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि लोगों का कलेक्टिव ट्रॉमा उन्हें एक ट्रांस में ले गया और वो बिना कंट्रोल के नाचते रहे। दूसरी थ्योरी कहती है कि उस दौरान ब्रेड में उगने वाला एक फंगस, एयरगॉट, LSD जैसी हेल्यूसिनेशंस क्रिएट करता था। शायद लोगों ने वो कंटैमिनेटेड ब्रेड खाया और फिर उनका दिमाग और बॉडी कंट्रोल से बाहर हो गई। और तीसरी थ्योरी कहती है कि लोकल लोगों का बिलीफ था कि ये सेंट विट्स का श्राप है, एक सेंट जो लोगों को डांस टिल डेथ पनिश करते हैं। लोगों ने उनके मंदिर में जाकर प्रेयर्स की और धीरे धीरे प्लेग खत्म हुआ। जो भी सच हो, एक बात पक्की है, 1518 में स्ट्रासबर्ग की गलियों ने एक ऐसा तमाशा देखा जो ना कोई फेस्टिवल था, ना कोई सेलिब्रेशन, बल्कि एक मौत का नाच। द डांसिंग प्लेग, एक राज जो दिखाता है कि कभी कभी इंसान के दिमाग की ताकत उसके खुद के शरीर को बर्बाद कर सकती है। नंबर 4, द फ्लैनन आइल्स लाइट हाउस मिस्ट्री। 1900 का दशक, स्कॉटलैंड के वेस्ट कोस्ट पर छोटा सा आइलैंड है, फ्लैनन आइल्स। वहां समुंदर के किनारे खड़ा है एक अकेला लाइट हाउस जिसका काम था शिप्स को रास्ता दिखाना। इस लाइट हाउस पर 3 कीपर्स काम करते थे, थॉमस मार्शल, जेम्स डुकट और डोनाल्ड मैकार्थर। ये लोग महीने भर की शिफ्ट पर रहते थे, दुनिया से अलग, बस समुंदर की लहरों और हवा की चीखों के बीच। तारीख थी 15 दिसंबर 1900। एक शिप आर्चटर फ्लैनन आइल्स के पास से गुजरी। शिप के क्रू ने देखा कि लाइट हाउस की रोशनी जल रही होनी चाहिए थी, लेकिन अंधेरा था। उन्होंने सिग्नल भेजा पर कोई जवाब नहीं आया। 26 दिसंबर को रिलीफ वेसल हेस्पेरस वहां पहुंची, जो नॉर्मली कीपर्स के लिए सप्लाई लेकर आती थी। जब बोट आइलैंड के पास रुकी तो सबको एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ। जब टीम लाइट हाउस में घुसी तो उन्होंने देखा लाइट हाउस बिल्कुल खामोश था। टेबल पर खाना आधा खाया हुआ था, कुर्सियां गिरी हुई थीं, एक मेंबर का रेनकोट और बूट्स वहीं लटका हुआ था,
मतलब वो बिना प्रोटेक्शन के बाहर निकला होगा। क्लॉक रुकी हुई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात, तीनों कीपर्स गायब थे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि एक एंट्री लॉगबुक में लिखी थी कि बहुत तेज हवा और तूफान चल रहा है, लेकिन उस दिन के मौसम रिकॉर्ड कहते हैं कि वहां मौसम शांत था। एक और एंट्री में लिखा था, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जबकि ये प्रोफेशनल कीपर्स अपनी ड्यूटी के दौरान कभी भी पर्सनल फियर डायरी में नहीं लिखते थे। और सबसे शॉक वाली एंट्री, स्टॉर्म अब रुक गया है, ऑल इज वेल, गॉड इज अबव ऑल। ये लास्ट एंट्री 15 दिसंबर की थी। उसके बाद कंप्लीट साइलेंस। अब सवाल उठता है, आखिर हुआ क्या था? कहा जाता है कि अटलांटिक ओशन की उन्हीं लहरों में से एक 100 फीट की रोग वेव ने उन्हें स्वीप कर दिया। लेकिन सवाल ये है, तीनों एक साथ कैसे बाहर गए जब एक का रेनकोट अंदर लटका था? दूसरी थ्योरी कहती है कि शायद तूफान के दौरान रॉक्स गिर गए और कीपर्स को खींच ले गए। पर फिर लॉग बुक में झूठी एंट्रीज क्यों लिखी गई? तीसरी थ्योरी कहती है कि डोनाल्ड मैकार्थर एक इम्पल्सिव और एग्रेसिव आदमी था। क्या उसने बाकी दो को मारा और फिर समुंदर में खुद कूद गया? लेकिन बॉडीज कभी मिली ही नहीं। एक और थ्योरी कहती है कि लोकल फिशरमैन कहते थे कि फ्लैनन आइल्स पे फेरी फॉग और स्पिरिट बीइंग्स रहते हैं जो ह्यूमंस को अपने साथ ले जाते हैं। शायद तीनों एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट के शिकार हुए। सबूत जीरो थे, ना कोई बॉडी, ना कोई स्पष्ट साइन। 3 जिंदगियां बस हवा में घुल गईं। और तब से फ्लैनन आइल्स का लाइट हाउस एक हॉन्टेड मिस्ट्री बन गया। आज भी जब वहां जाया जाता है तो लोग कहते हैं उन्हें हवाओं में चीख सुनाई देती है, जैसे तीनों कीपर्स अभी भी अपनी ड्यूटी छोड़कर कहीं गायब हो गए हों। द फ्लैनन आइल्स लाइट हाउस मिस्ट्री, एक कहानी जो दिखाती है कि कभी कभी समुंदर अपने राज खुद के साथ ले जाता है। नंबर 5, द लंदन बियर फ्लड। बारिश, तूफान या आग के कारण शहर तबाह होते हमने सुना है, लेकिन क्या आपको पता है लंदन एक बार बियर के समुंदर में डूब गया था? हाँ, सही सुना आपने। एक ऐसा दर्दनाक हादसा जिसमें शराब की लहरों ने लोगों की जान ले ली। 20 अक्टूबर 1814 एसटी, जाइल्स डिस्ट्रिक्ट, लंदन। यह एरिया गरीबी से घिरा हुआ था। छोटी छोटी स्लम्स, तंग गलियां, नीचे बेसमेंट हाउसेस। और वहां थी एक बड़ी ब्रेवरी मेक्स एंड कंपनी, ब्रूअरी, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा बियर का स्टोरेज टैंक रखा था। यह टैंक लगभग 22 फीट ऊंचा था, जिसमें 1,40,000 गैलन से ज्यादा डार्क बियर भरी थी। सोचो, एक ही टैंक में इतनी बियर थी कि पूरा शहर नशे में डूब जाए। शाम के करीब 6 बजे वर्कर्स ने देखा कि टैंक के एक आयरन हुप में क्रैक आ गया है। मैनेजर को लगा, अरे ऐसा तो होता रहता है, छोटी सी प्रॉब्लम है। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो क्रैक एक टाइम बॉम्ब बन चुका है। थोड़ी देर बाद आयरन हुप टूट गया, पूरा टैंक जोर से फट पड़ा। एक ही पल में लाखों लीटर बियर का समुंदर ब्रूअरी के अंदर से बाहर सड़कों पर फैल गया। बियर का प्रेशर इतना था कि ब्रूअरी की एक 25 फीट ऊंची दीवार टूट गई और बियर की लहरों ने आसपास के घरों को कुचल दिया। सोचो, तंग गलियों में अचानक 15 फीट ऊंची बियर की लहर घुस गई। लोग समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है। जो घर नीचे बेसमेंट में थे, वहां बियर पानी की तरह भर गया और लोग फंस गए। एक बियर बार में एक लड़की अपनी मां के साथ बैठी थी। जोर से बियर अंदर घुसी और दोनों वहीं डूब गईं। 2 घर बिल्कुल गिर गए और नीचे दब गए। कुछ लोग बियर के प्रेशर से चिपक गए, कुछ शराब में डूबकर मर गए। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 लोगों की मौत हुई। सब ज्यादातर औरत और बच्चे थे जो अपने घर के बेसमेंट में थे। लेकिन उस समय स्लम एरियाज में लोग काफी बेघर और पुअर थे, इसलिए हिस्टोरियंस कहते हैं कि एक्चुअल नंबर ज्यादा भी हो सकता था। जब बियर बहाव रुक गया तो लंदन की गलियों में घुटने तक बियर जमा हो गई थी। कुछ लोग नशे में बियर जमा करके पी रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ खून मिलने के कारण बीमार भी पड़ गए। लोकल हॉस्पिटल्स में लोग बेहोश हालत में लाए गए, कुछ तो लिटरली बियर पॉइजन से मर गए। कोर्ट केस भी चला, लेकिन ब्रूवेरी को कोई जिम्मेदार नहीं माना गया। रीजन दिया गया कि ये एक एक्ट ऑफ गॉड था, मतलब प्रकृति का खेल जिस पर कंट्रोल नहीं था। और सोचो, ब्रूवरी को इंश्योरेंस के अंडर नुकसान के पैसे भी मिल गए। सबसे अजीब बात यह थी कि लंदन के लोगों ने इस दर्दनाक ट्रेजेडी को एक अजीब सी कहानी बना दिया। कुछ लोग हंसते हुए कहते थे, सोचो, लंदन एक दिन बियर में डूब गया। लेकिन उन तंग गलियों के लोगों के लिए जिन्होंने अपने परिवार खोए, ये हमेशा के लिए एक जख्म बन गया। और आज भी सेंट,
जाइल्स एरिया में चलने वाले लोग कहते हैं कि उस दिन की गुनगुनाहट और चीखें अब भी उस जगह गूंजती है। द लंदन बियर फ्लड एक ऐसी घटना जो दिखाती है कि कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा नशीला सपना मौत का समुंदर बन जाता है। नंबर 6, द टुंगुक्सा इवेंट। 30 जून 1908 सुबह के लगभग 7 बजे रशिया के साइबेरिया के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसका धमाका हिरोशिमा एटॉमिक बम से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल था, लेकिन आज तक उसका असली राज नहीं खुल पाया। जगह थी पोडका में नाया टुंगुक्सा रिवर के पास एक बिल्कुल सुनसान ताइगा फॉरेस्ट। अचानक आसमान में एक छटाक से लाइट दिखाई दी, जिससे लोकल विलेजर्स ने कहा दूसरा सूरज। उसके तुरंत बाद एक टेरिफाइंग एक्सप्लोजन हुआ। ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी थी कि 80 मिलियन ट्रीज एकदम गिर गए, जैसे किसी ने उन्हें छुरी से काट दिया हो। 2000 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल खाक हो गया। शॉकवेव ने 40 माइल्स दूर तक लोगों को गिरा दिया और आवाज 1000 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। लंदन के बराबर साइज के एरिया में खिड़कियां टूट गईं। सोचो, इतना बड़ा धमाका, लेकिन एपिसेंटर पर कोई क्रेटर ही नहीं था। उस वक्त के लोगों ने जो देखा वो और भी हैरान करने वाला था। एक विलेजर ने कहा, मैंने देखा आसमान में एक आग का गोला दौड़ता हुआ आया। उसकी गर्मी से मेरा कपड़ा जल गया और मैं बेहोश हो गया। एक और ने कहा, धरती हिल गई, घर गिर गए और सूरज की रोशनी एकदम खो गई। दूसरे लोग कहते थे कि आसमान में रंग बिरंगे क्लाउड्स बने और रात को यूरोप तक ब्राइट लाइट दिखाई दी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि रशिया में उस वक्त पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे थे, इसलिए कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन 19 साल तक हुई ही नहीं। 1927 में फाइनली रशियन साइंटिस्ट लियोनिड कुलिक एक्सपेडिशन लेकर टुंगुक्सा आए। उन्होंने देखा लकड़ी के पेड़ फ्लैट गए थे, एक सर्कल के पैटर्न में, जैसे एक एपिसेंटर से ब्लास्ट निकला हो। एपिसेंटर के बिल्कुल बीच में पेड़ खड़े थे, लेकिन उनके पत्ते और शाखें जल गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, कोई मीटियोर का टुकड़ा नहीं मिला, कोई क्रेटर नहीं मिला। सोचो, इतना बड़ा ब्लास्ट पर कोई सबूत ही नहीं। आज तक साइंटिस्ट्स के पास सिर्फ थ्योरीज हैं। सबसे कॉमन थ्योरी यह है कि एक बड़ा मीटियोर या आइस कॉमेट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ और 5 से 10 किलोमीटर ऊपर ही एयरबर्स्ट होकर फट गया, इसलिए कोई क्रेटर नहीं बना। लेकिन फिर टुकड़े कहां गए? दूसरी थ्योरी कहती है कि साइबेरिया के नीचे मीथेन गैस पॉकेट्स हैं। क्या उन्होंने ब्लास्ट करके आसमान रोशन कर दिया? लेकिन एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ गैस से पॉसिबल नहीं लगता। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं ये कोई नेचुरल इवेंट नहीं, बल्कि एक यूएफओ क्रैश था। एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन जैसा पैटर्न मिला जो सिर्फ एक इंटेलिजेंट फोर्स से हो सकता है। एक और थ्योरी कहती है कि शायद एक एंटी मैटर पार्टिकल अर्थ से टकराया और वैनिश हो गया ब्लास्ट के साथ, लेकिन इस थ्योरी का सबूत जीरो है। सबसे अजीब बात यह है कि टुंगुक्सा के बाद आसमान में वीक्स तक ब्राइट सिल्वरी क्लाउड्स दिखे। यूरोप और एशिया के लोग रात को भी किताब पढ़ पा रहे थे बिना कैंडल के। साइंटिस्ट्स कहते हैं शायद एटमॉस्फेयर में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स भर गए थे। आज 100 साल बाद भी टुंगुक्सा इवेंट साइंस के लिए एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री है। ना क्रेटर, ना मीटियोराइट, ना सॉलिड प्रूफ, बस एक बैरन लैंड और गिरे हुए ट्रीज का समंदर। और एक सवाल, क्या ये नेचर का ब्लास्ट था या कुछ ऐसा जो इंसान समझने के लिए तैयार ही नहीं? द टुंगुक्सा इवेंट, वो दिन जब साइबेरिया में प्रकृति ने एक ऐसा धमाका किया जिसका राज आज तक कोई सुलझा नहीं पाया।